राम मंदिर का भी जजमेंट ऑनरेबल वर्तमान सीजीआई ने ही लिखवाया है, लेकिन उस जजमेंट को लिखाने वाले वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही थे। यहाँ पर शिक्षा मित्र का जब जजमेंट पास हुआ था तो स्पेशल डे शनिवार के दिन ये हाई कोर्ट उसी जजमेंट के लिए खोली गई थी और 10 बजे कोर्ट बैठी थी। सिर्फ ओपन कोर्ट में पूरा उन्होंने 2 बजे तक जजमेंट डिक्टेट किया था और सारे शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति सपा गवर्नमेंट ने की थी उसको निरस्त किया था, जो कि न्याय हित में नहीं था। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है आप जो ई फाइलिंग की व्यवस्था किए हैं, ये इससे क्या होगा, इन वकीलों का क्या होगा? ये जो वकील बन के आ रहे हैं ये क्या करेंगे? इनके बारे में आपने सोचा? ये हाई कोर्ट क्यों बनी हुई है? क्यों आप ये बार काउंसिल खोले हुए हैं? बंद करा दीजिए बार काउंसिल। भारत का एक अलग पहचान बना है इस 10 साल में और हर तरह का ग्रोथ हुआ है। जो भी आप किसी भी क्षेत्र बात कर लीजिए, बहुत प्रैक्टिस भैया। देखिए वकालत का पेशा, ये गर्मी में कोट पहनना बहुत बड़ी चीज़ है, एक जिम्मेदारी है। काली कोट कोई शौक से नहीं पहनता है, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। अगर कांग्रेस की सरकार को ही मान लेते हैं तो गलत किया तभी तो बदला जनता ने, तो जब बदल दिया उनको तो उनकी सजा मिल चुकी है। अब आपकी बारी है, आप क्या कर रहे हैं सवाल आपसे किया जाएगा, सवाल उनसे नहीं किया जाएगा। अब चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। गर्मी भला की पड़ रही है, कायदे से तापमान 40 से 45 के बीच में घूम घाम रहा है। इस गर्मी में काला काला कोट पहने पीछे सीन में जो लोग दिख रहे हैं, हो सकता है न भी दिख रहे हो, आगे के वीडियो में दिखेंगे, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील साहब। काला कोट क्यों पहन रहे हैं? एक अंडर कोट भी पहन रहे हैं, एक ओवर कोट भी पहन रहे हैं, मेरा फ़ोन भी बज रहा है, और उसके ऊपर एक गाउन भी डाल रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे क्यों पहनते हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसलों पे उनका क्या सोचना है, पॉलिटिकली मुद्दों पे क्या सोचना है, सब कुछ पूछेंगे इस वीडियो में। जैसे तमाम यहाँ आते हैं पत्रकार तो इसलिए आते हैं कि फला जजमेंट है, फला राष्ट्रीय इशू के केस लगे हुए हैं। जैसे राम मंदिर हो गया, इस समय कृष्ण जन्मभूमि चल रहा है जो है, मथुरा का जो है, इस पे या कोई और ऐसे नेशनल इश्यूज होते हैं जिस पे केसेस लगे रहते हैं, उससे संबंधित आप लोग आते हैं, उसके बारे में जानकारी वकील पत्रकार यहाँ पे इस इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या क्या पूछने आते हैं वकील पत्रकार लोग? मेनली यही पूछने आते हैं कि बड़ा मुद्दा कौन कौन इस सा है? समय तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन चल रहा है। अरे इलेक्शन को थोड़े केस चल रहा होगा अंदर? नहीं, इलेक्शन के लिए केस कोई नहीं चल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पत्रकार जो चल ही रहा है ना इलेक्शन से। हाँ, इलेक्शन से रिलेटेड केस चल ही रहा है। धनंजय सिंह का केस चला, केस चल रहा है यहाँ पे, चल रहा था अभी, तो रिलीफ मिली उनको ऐसे, मतलब चैलेंज किया है। विशाल अंसारी जी का चल रहा है बहस कोर्ट नंबर 79 में ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार सिंह जी के यहाँ, और उस पे आर्गुमेंट अभी कंटिन्यू है, हियरिंग जो है 79 नंबर केस में तो नहीं है? नहीं, हम नहीं है, उसमें दूसरे काउंसिल हैं जो है, इमरान अंसारी का चल रहा है, धनंजय सिंह का चल रहा है, और धनंजय सिंह का तो हो गया, उनकी बेल हो गई है। लेकिन उन्होंने चैलेंज तो किया हुआ है ना, अपने कन्विक्शन को तो चैलेंज किया हुआ है ना। कन्विक्शन को उन्होंने चैलेंज किया, कोर्ट ने उनको बेल दे दी है, कन्विक्शन स्टे नहीं किया है। अपील उनकी पेंडिंग है, बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। बेल एप्लीकेशन हो गया है, अब अपील पेंडिंग है, अभी उस पर केस चलना बचा है। हाँ, अपील पेंडिंग है। अब सेंटेंस अगर स्टे कर दिया होता तो वो चुनाव भी कंटेस्ट कर सकते थे, लेकिन चूंकि सेंटेंस स्टे नहीं किया कोर्ट ने, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, 2 केस ये हो गए। एक मथुरा वाला केस चल रहा होगा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का केस चल रहा है, वो उस पर अभी हियरिंग कंटिन्यू है। कोई अभी ज्ञानवापी वाला कौन सा ताला खुलने वाला चल रहा है कि बाद वाला, पहले वाला? उसके नहीं, ये चल रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का है, ताला खुलने का ही चल रहा है। जो भी ताला खोला गया था खाने वाला। जी। जो पूजा पाठ चल रही है उसको, उस पर रोक के लिए जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है यहाँ पर पिटीशन फाइल की है कि इस पे रोक लगाई जाए। जो है जो एडिशनल सॉलिसिटर साहब आ रहे हैं, उनकी गाड़ी लग गई है, वो आपको ज़्यादा बेहतरीन इसमें समझा सकेंगे, क्योंकि वही यूनियन ऑफ इंडिया का जो है पक्ष रखता है। जो सरकारी वकील है इस पूरे, सरकारी नहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG शशि प्रकाश सिंह, वो जस्ट आ ही रहे हैं, तो वो आपको इस पे ज़्यादा अच्छी ब्रीफ दे देंगे। और जो वर्शिप के लिए है उसके लिए किया गया है कि वर्शिप रोकने के लिए, क्योंकि ये 4 केस हो गए, और कोई केस तो नहीं है इसके अलावा? बड़ा केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, मतलब मीडिया में जो आता है, मेरा बड़ा केस से मतलब ये है। अब मीडिया में देखिए, ऐसे तो रोज़ कुछ ना कुछ नए इशूज़ पे जो है जजमेंट आते रहते हैं, जो रोज़ पेपरों में छपते रहते हैं। तो आज भी कोई ऐसा इशूज़ आया होगा, जो है किसी इशू पे कुछ ऐसा नया जजमेंट आया होगा, तो उस पे आएगा। हाँ, एक नया मुद्दा जो चल रहा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है, CGI साहब ने जो है
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कर दिया है कि आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट से ही ई फाइलिंग कर सकते हैं। ई फाइलिंग करते हाँ, और वो क्या भी होता है सर, समझाइए वो थोड़ा। भी लिटिगेंट डायरेक्ट फाइलिंग करके डायरेक्ट अपनी बहस भी कर सकता है। लिटिगेंट के लिए भी छूट कर दी है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि फिर इस हाई कोर्ट की आवश्यकता क्या है, इन वकीलों की क्या आवश्यकता है। समझाइए क्या सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे मेरा कोई मुद्दा फंसा, हम सीधे ई फाइलिंग पे गए, पोर्टल हाँ, पे गए, जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ कोई केस हुआ, ठीक है, आपने हाँ, मेरे खिलाफ केस कर दिया, हाँ, ठीक है, तो आप उस केस के अगेंस्ट हाँ, रेमेडी के लिए इमीडिएट रेमेडी, अगर मान लीजिए कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो गई तो आप यहाँ क्रिमिनल रिट में आते हैं, चलिए हम इमीडिएट रेमेडी। अग्रिम जमानत के लिए याचिका डालनी नहीं, है। अग्रिम जमानत दूसरी चीज होती है 438 सीआरपीसी, उसके लिए तो आप जाएंगे लोअर कोर्ट, अच्छा, लोअर कोर्ट के बाद वहाँ से खारिज होगी, देन हाई कोर्ट आएंगे। लेकिन इमीडिएट अगर आपको रिलीफ चाहिए तो वो 226 अंडर आर्टिकल 226 में क्रिमिनल रिट में आएंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप थ्रू काउंसिल भी फाइल कर सकते हैं और डायरेक्ट लिटिगेंट भी खुद आप भी ऑनलाइन फाइल करके अपना आर्गूमेंट कर सकते हैं, उसमें वकील की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर इससे इतने बड़े हाई कोर्ट को बनाने की क्या आवश्यकता है, सारी चीज़ ई फाइलिंग कर दे, सब लोग घर से ही बैठ के आर्गूमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या आवश्यकता है। ये सब तो भाई ट्रायल कोर्ट जो है जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये अपीलेट कोर्ट है। तो जब ई फाइलिंग की आपने सुविधा दे दी है तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही नियम लागू कर दीजिए। क्या जरूरत है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। अच्छा, आप लोग चीफ जस्टिस के बारे में, इंडिया के बारे में, जो इस समय करंट चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, वो अपने कई सारे जजमेंट की वजह से बड़ी सुर्खियों में बने रहे हैं ना। चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं। आप उनके स्टैंड को और उनके कार्यकाल को, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल को, आप लोग कैसे देखते हैं सर? देखिए, सीजीआई साहब की भाई प्रतिभा, सीजीआई साहब की प्रतिभा के बारे में मैं किसी प्रकार का कोई उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि नो डाउट ही इज़ ए वेरी नॉलेजफुल पर्सन जो है। लेकिन वो जो तमाम प्रकार के नए एक्सपेरिमेंट, जैसे अभी यही इशू पे जो है ई फाइलिंग पे कर दिया इन्होंने, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो राजनीतिक मुद्दा है जो है, वो पार्टियों से रिलेटेड है जो है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा जो है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे उनको जो है अपना ओवर, ठीक है हमारे पास नॉलेज है तो इसका मतलब है नहीं, हम ये नहीं कि उसका हम प्रदर्शन करें, सामने वाले को डोमिनेट करें। कौन से बात किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? अरे मुद्दा ही फिर ये भाई, आप जो है ठीक है ज्ञानी है, होंगे ज्ञानी आप जो है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देंगे। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो है आप जो ई फाइलिंग की व्यवस्था किए हैं, ये इससे क्या होगा, इन वकीलों का क्या होगा, ये जो वकील बन के आ रहे हैं ये क्या करेंगे, इनके बारे में आपने सोचा? ये हाई कोर्ट क्यों बनी हुई है, क्यों आप ये बार काउंसिल खोले हुए हैं? बंद करा दीजिए बार काउंसिल, बंद करा दीजिए सारे लॉ कॉलेज। वकीलों की क्या हो सकता है जब डायरेक्ट लिटिगेंट ही फाइल कर सकता है केस, तो फिर ये लॉ और ये सुप्रीम बार काउंसिल, ये सब मतलब क्या आप ये कह रहे हैं? कोई मतलब नहीं है इस सब का। आपका नाम क्या है सर? मैं सुनील कुमार सिंह मुंटू, पूर्व उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। सुनील जी, मेरी उस बात का अभी भी जवाब अटका हुआ है कि सीजीआई के पास ज्ञान है तो ज्ञान का प्रदर्शन वाला, वो बात अटकी हुई है, उसका जवाब दे दीजिए सर। नहीं, अब उसमें हमने कहा ना कि ज़्यादा मैं उसके तह में नहीं जाऊंगा, और मैं उनका सम्मान करता हूं, वो हमारे चीफ हैं जो है और हमारे मुखिया हैं, और ज़्यादा कुछ न कहते हुए बस यही कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, अगर मैं ही बहुत ज्ञानी हूँ या यही बहुत ज्ञानी है, तो उनको अपने ज्ञान का प्रदर्शन वहीं तक करना चाहिए जहाँ तक समाज के निचले स्तर तक के व्यक्ति को देखते हुए करना चाहिए कि यार इसका प्रभाव उस निचले व्यक्ति पे क्या पड़ेगा। हम इस स्टेज पे हैं, मुझे सिर्फ अपने आप को न देखते हुए उस अपने अंतिम जो पीढ़ी पे पायदान पे बैठा हुआ है उसके बारे में सोचते हुए कोई निर्णय किया जाता है, क्योंकि लॉ जो है मानव से बढ़ के नहीं है, जीव किसी मनुष्य इस बात से एग्री कर रहे हैं आप? सीजीआई वाली टिप्पणियों से बस चीफ जस्टिस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना कि मुझे गांव में, फिरोजाबाद के गांव में एक लड़का मिला और वो उसने सीजीआई के बारे में उसने बोलना शुरू किया कि उनके जजमेंट्स के बारे में बोलना शुरू किया। मतलब बताइए कितना प्रोग्रेसिव जजमेंट है, ठीक है ईवीएम वीवीपैट पे वो उस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए, स्टैंड नहीं लिया, उस लड़के मनमाफिक स्टैंड नहीं लिया, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तमाम चीज़ों पर लड़का बड़ा प्रभावित था सीजीआई। राम मंदिर का भी जजमेंट ऑनरेबल वर्तमान सीजीआई ने ही लिखवाया है, उस बेंच में थे, उस बेंच रंजन गोगोई साहब थे, लेकिन उस जजमेंट को लिखाने वाले वर्तमान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ही थे। यहाँ पर शिक्षा मित्र का जब जजमेंट पास हुआ था तो स्पेशल डे शनिवार के दिन ये हाई कोर्ट उसी जजमेंट के लिए खोली गई थी और 10 बजे यहाँ पूरी फोर्स लगी हुई थी। मैं भी उस समय यहाँ न्यायालय में मौजूद था
और 10 बजे कोर्ट बैठी थी। सिर्फ ओपन कोर्ट में पूरा उन्होंने 2 बजे तक जजमेंट डिक्टेट किया था और सारे शिक्षा मित्रों की जो नियुक्ति सपा गवर्नमेंट ने की थी उसको निरस्त किया था, जो कि न्याय हित में नहीं था। ठीक है, कानून, मैंने कहा ना, कानून अपनी जगह है, कानून से ऊपर मनुष्य है, मनुष्य ही कानून बनाता है। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि 1,75,000 को जिनको रोटी दिया सरकार ने, उस रोटी को आप जो है छीन रहे हैं। इस पे भी आपको, इस पहलू पे भी विचार करना चाहिए, जो कि ये भी आर्गुमेंट का पार्ट था। एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिस प्रकार से कोर्ट यहाँ पर जो बेल देती है, ऐसा कहीं आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस में कहीं नहीं लिखा है कि ये कंडीशन होगी तो आपको बेल देना पड़ेगा। बेल एक जज की इनहेरेंट पावर है, वो एक मर्सी है। जज चाहे तो किसी केस में बेल दे, चाहे तो न दे। उसी प्रकार से उस जजमेंट से जो है तमाम हमारे गरीब लोग जो जिनको रोटी रोजगार मिला था, जो है जिसको उन्होंने छीना, उसकी भाई समाज के प्रति प्रतिक्रिया भी आई। तो समाज को देखते हुए जजमेंट में समाज को भी देखना चाहिए कि इसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। उस चीज़ को देखते हुए किसी भी जज को अपना जजमेंट देना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया और 1,75,000 लोगों का संकट में पड़ गया भविष्य, तो सर मतलब उन्होंने अगर छोड़ दिया होता तो फिर बाकी सरकारें में इस तरह से नियुक्ति देती रहती, बोल देती इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देके वकील लड़ रहे होते कि उन्होंने तो नहीं किया था। यही ना होता फिर। सारी सरकारें इस तरह की गलती से गलत फलत भर्तियां करती रहती और हाई कोर्ट के जब भी केस जाता तो हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला देती कि साहब देखिए इन्होंने भी नहीं कैंसिल किया था, आप कैसे कैंसिल कर रहे हैं। तो कोर्ट को ही तो बीच में आना पड़ेगा ना सर। मतलब इतना तो कानून तो मैं भी पढ़ ही लेता हूँ थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ आपको। मैंने कहा ना कि कानून जो है मनुष्य के जीवन से ऊपर नहीं है। पहले मनुष्य का जीवन है, उसके बाद वही लॉ बनाता है। तो किसी भी जजमेंट को करने से पहले किसी भी जज को जो उस कुर्सी पे बैठा है उसको ये सोचना चाहिए कि इस जजमेंट का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है समाज ऊपर आ जाता है, कानून पीछे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ उन्होंने जजमेंट सही पास किया, जो लॉ कहता है उसके अनुसार सही पास किया। अभी परसों एक जजमेंट हुआ है जो है कोर्ट नंबर 67 से ऑनरेबल जस्टिस राहुल कुमार चतुर्वेदी जी के यहाँ से। बादा में सीजीएम भगवान दास गुप्ता जी हैं, वो अपने पद का इतना ज़बरदस्त दुरुपयोग कर रहे थे कि जो भी पुलिस वाले को देखते थे उसके खिलाफ वो 156(3) दाखिल करवा के उसके खिलाफ FIR का आदेश कर रहे थे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अब ये वो किस मानसिकता से ग्रसित थे, उसी पे अभी एक बिजली विभाग का उन्हीं के मकान का मामला था जो है, जिसमें उन्होंने जो है ज़बरदस्ती 156(3) में गए, वहाँ जज ने कर दिया मना जो है। तो फिर उन्होंने दरोगा को जो है, जो उनके अंडर में था जो है इंस्पेक्टर, उसको दबाव डाल के FIR दर्ज कराया। उस FIR के अगेंस्ट जब आए तो देखा इन्होंने, तो कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा व्यक्ति जज की कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो और उससे समाज आहत हो। तो ऐसा कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए जिससे समाज के ऊपर प्रभाव पड़े, क्योंकि कानून जो है समाज के लिए ही बना है। ये देश जो चल रहा है ये संविधान पे ही चल रहा है। तो उस संविधान का दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। उस पर देखना चाहिए कि इस कानून का समाज के ऊपर कहीं प्रभाव, तो इसीलिए संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जो आपने देखा होगा कि अब तक हम समझते हैं कि जब मैं पढ़ रहा था तो 104-5 संशोधन हो गया था शायद, अब तो 135-40 भाई कौन तैयारी कर रहा है, कितने संशोधन हो चुके हैं? 105-106 हो चुके हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी थोड़ा सा ये सब को किनारे कर देते हैं। मैं आप लोगों से सबसे कोर्ट के किस्से सुनना चाहता हूँ। यूपी की सबसे बड़ी कोर्ट में खड़े हैं हम इस समय। हाँ, आज का सबसे बेहतरीन यूपी की ये है कि कोर्ट नंबर का नाम नहीं लूँगा मैं, जज साहब का नाम लूँगा। वो एक बहस चल रही थी तो उसमें इन्होंने ये कहा कि इस देश के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य अगर कुछ है तो प्राइवेटाइजेशन है। जज साहब ने बोला, ये जज साहब ने बोला। आज की बात है? हाँ, आज की बात है, अभी सुबह 11 बजे की बात है। उस कोर्ट में हम सब लोग थे और ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा कि इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्य है कि देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये रिकॉर्ड में गया? अब रिकॉर्ड में गया वो नहीं गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओपन कोर्ट का हिस्सा होगा। ऐसे आउट ऑफ केस था। तो इस जिसको एग्जाम्पल से किएगा आप कोरोना में देख लीजिए, उन्होंने कहा ऐसा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप कोरोना में देखिए जितनी भी सरकारी तंत्र था वही लोगों को बचाने में सफल हुआ और जितनी प्राइवेट एजेंसियां, कंपनी जो भी थी सब चुप मार के अपना घर में बैठे हुए थे।
हाँ पैसे वही। एक किस्सा हमको याद आता है, बनारस का है, मतलब बनारस का रहने वाला हूँ, वहाँ पे कोर्ट का किस्सा है कि वहाँ के एक वकील हैं हमारे परिचित हैं, तो सर जाने दीजिए, अरे छोड़िए, मैं एक वकील को जानता हूँ। अरे इसीलिए मैं नहीं बताने वाला हूँ ना नाम आपको। नहीं, किस्सा ये है कि उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके मुवक्किल को बेल नहीं मिल रही थी, जब भी जा रहे थे 3-4 डेट से उनकी बेल डिनाई हो जा रही थी, और जज साहब करते करते, मुझे नहीं पता आप लोग कोर्ट में क्या कहते हैं, लोअर कोर्ट्स में क्या कहते हैं, जज साहब ही कहते हैं यूजुअली वहाँ पे। सम्मानित शब्द बोलते हैं, हुजूर बोलते हैं, हुजूर बनारस में कहीं भी पूरे यूपी या पूरे देश में। जज साहब भी सम्मानित होता है, लेकिन बात सही करें, जज साहब भी सम्मानित ही होता है, वो भी कह लीजिए। नहीं, जज साहब नहीं कहा जाता, वो थोड़ा सा वो वैसे क्या बोले, चापलूसी भरा शब्द होता है। जज साहब नहीं, हुजूर ज्यादा चापलूसी भरा शब्द होता है। आगे बढ़ाइए, कैमरा हटाइए। अरे नहीं, कैमरा अरे धक्का पक्का मत दीजिए मालिक, नहीं, वो सही है, चलिए हम देखें वकीलों के वीडियो। ठीक है। तो उनके बेल डिनाई हो रहा था उनके मुवक्किल का, तो 4-5 डेट ऐसे भी निकल गई, मुवक्किल का भी प्रेशर था कि भाई बेल नहीं दिलवा पा रहे हो, तो लगा अगली बार ट्राई करते हैं। तो ये किस्सा हमको उनके दोस्त वकील ने सुनाया था कि वो कोर्ट में गए और उन्होंने जज साहब को न्यायमूर्ति कहा के बुलाया उस पूरी जिरह में, और न्यायमूर्ति जिस दिन कहा उसी जज साहब ने बेल दे दी उनको। नहीं, जहाँ तक न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल है, हाँ, न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल हाई कोर्ट जज के लिए किया जाता होता है, मानता हूँ। जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं उनको न्यायाधीश या जज कहा जाता है। वो समझ गए। क्योंकि देखिए इस देश में जो है 4 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसके लिए जुडिकेचर शब्द लगा है। जुडिकेचर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता। हालांकि पहले यही 3 थे, इलाहाबाद सबसे बाद में आया। हाँ, इलाहाबाद पहले वो 3 थे, बाद में ये चौथा इलाहाबाद जो है, तो इन्हीं के लिए जुडिकेचर शब्द लगा है। बाकी हाई कोर्टों के लिए जुडिकेचर शब्द का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वृहद पीठ थी उस समय जो है। तो न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल, आपकी बात गलत नहीं है, मैं आपकी बात कंटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब वकील साहब ने बदमाशी की होगी बेल निलवाने के लिए, वो हुजूर से एक स्टेप ऊपर चले गए थोड़ा सा, और उनको वही मुवक्किल को उनको बेल मिल गई उस दिन। उनके न्यायमूर्ति कहने का, अरे सर अभी आप बोलेंगे कैमरा लगाएंगे तो आप धक्का दे देंगे हमको। अरे हम कोई बात नहीं था, नहीं रहे सर। अरे आप बताइए, क्या हाईकोर्ट किससे, बताइए कुछ। यार किस्से तो यहाँ एवरीडे हैं। बताइए आज का किस्सा। तो भाई साहब ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन वाला जिसका कमेंट ये भाई संपन्न जी, बहुत प्राइवेटाइजेशन, हमारे वर्तमान प्रत्याशी ट्रेजरर पद के जो है संपन्न कुमार श्रीवास्तव जी हैं। संपन्न जी, ये क्या है सर, गाउन आप लोग गर्मी नहीं लगती है? आप लोग एक अंडर कोट भी पहने, ओवर कोट भी पहने, ये भी पहनेंगे, अभी अंदर पहनना पड़ता है। ये सब अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन है, तो कितना इस पे तो बड़ा गर्मी लगता होगा। ड्रेस कोड बदल सकता है, लेकिन एक अभी तक नहीं बदला गया। जजों को, सॉरी वकीलों को बढ़िया कुर्ता पजामा डाल दिया जाए, हल्का सा अद्धी का कुर्ता पजामा पहन के जाएं, उस पर गांधी वाली कोटी। तो ठीक है, गर्मी के लिए कष्टकारी है, ये कष्टकारी है ना। अच्छा, आप लोग सरकार के 10 साल के कामकाज पे क्या सोच रहे हैं? जो 10 साल का केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का कार्यकाल बोल रहा हूँ, अभी 24 में चुनाव चल ही रहा है, खत्म होने वाला है चुनाव, 1-2 फेज बचा हुआ है। आप लोग सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? कितना सही, कितना गलत? 70 साल बनाम 10 साल की जो लड़ाई है उसको कैसे देख रहे हैं? कौन जवाब देगा? बाहर वाले भैया बताएंगे, बताइए। अरे उन्हीं से पूछिए, आपके ऊपर है, आप इनका इंटरव्यू क्यों ना कर दें? देखिए अब सरकार के कार्यकाल को अगर आप नहीं आप भी बोल सकते हैं, मैं तो पहले बोला कोई भी बोल सकता है। सीनियर है तो उनको आपको अच्छा बोलना मना होता है उनके सामने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीनियर के सामने हमारे सीनियर यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। किसके? यूनिवर्सिटी के सीनियर हैं। यूनिवर्सिटी के, यहाँ के यूनिवर्सिटी के, यहाँ के भी सीनियर हैं। यहाँ के भी सीनियर हैं। बताइए सर, 10 साल बनाम 70 साल की लड़ाई जो है, कैसे देखते हैं आप उसको? 10 साल और 70 साल को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सड़कों का इस समय हाल देख लीजिए, क्या व्यवस्थित सड़कें हैं एकदम, और व्यवस्थित सड़कें, क्या व्यवस्थित, बहुत खूबसूरत सड़कें हैं। आराम से जिस रोड पे भी जाना हो चले जाइए। मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम टाउन अमेठी है। यहाँ से पहले जब मुझे अमेठी जाना होता था बाई रोड, तो ये इलाहाबाद से प्रतापगढ़ की सड़क बहुत ही खस्ता हाल सड़क थी। लेकिन इस समय बढ़िया 4 लेन हाईवे बना है। जो डिस्टेंस 2.5 घंटे में कवर होती थी, वो आज इस समय 45 मिनट में कवर होती है। उसके बाद में आगे अगर हम अमेठी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे बाईपास बन गया, जो वहाँ पर 45
45 मिनट हमें सिर्फ अमेठी के अंदर फंसना पड़ता था। अब बाईपास बन गया, गौरीगंज में जाना होता है, आराम से 5 मिनट में निकल जाता हूँ। तो ये डिफरेंस है 70 साल और 10 साल में। और बहुत ग्रोथ हुआ है 10 साल में। देश विदेश में हर जगह भारत का बहुत अच्छा मान सम्मान बढ़ा है। और बहुत मान काम सम्मान कैसे देखते हैं सर भारत का? विदेश में भारत में मान सम्मान कैसे देखते हैं? हर जगह इंटरनेशनल में भारत की मांग बहुत अच्छी हुई है। भारत जैसे कहाँ सर, नाम बताइए देशों का। जैसे अमेरिका में रूस से के साथ संपर्क और अच्छा था। अमेरिका के साथ और अच्छा हुआ। सऊदीया के साथ संपर्क आप देख ही रहे हैं, कुछ कहना ही नहीं है। वॉर भी रुकवा दिए। वार भी हर तरह से रुका है और एक भारत का एक अलग पहचान बना है इस 10 साल में। और हर तरह का ग्रोथ हुआ है। जो भी आप किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाए बढ़िया चल रहा है। और कोई कहे महंगाई बढ़ी है तो आप जनता से कर वसूल करके और देश के बाहर जाके आप सम्मान बढ़ा रहे हैं। यहाँ जनता जो खून चूस रहे हैं, कमाई चूस रहे हैं, जीएसटी ले आ दे रहे हैं, सब कह रहे हैं प्राइवेट कर देंगे। दाखिला हो रहा है, दाखिलों में वकीलों कमाई मारी जा रही है, कह रहे हैं कि ये भी करेंगे हम प्राइवेट, ऑनलाइन कर देंगे दाखिला, उसमें वकील आएगा नहीं। दौड़ दौड़ के बेचारे कैसे कैसे हम लोग जाके केस लेके आते हैं। बहुत प्रैक्टिस भैया, देखिए वकालत का पेशा, ये गर्मी में कोट पहनना बहुत बड़ी चीज़ है, एक जिम्मेदारी है। काली कोट कोई शौक से नहीं पहनता है, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। बहुत तैयारी आदमी कर लेता है, कहीं अच्छा थक हार जाता है, कैसा सलाह हो ही नहीं रहा। सरकार है ना वैकेंसी दे तब तो, पेपर लीक करवा दे रही हैं। मैंने यूपी पुलिस पेपर दिया, मेरा अच्छा खासा नंबर इस बार आया था। घर आके जब मैंने टैली किया, बस आया 2 दिन बाद देख रहा हूँ पेपर लीक हो गया। क्या करे, कहाँ जाए युवा? या तो युवा लटक जाए, या तो युवा कैसे तैसे करके झक मार के इसकी सलाह नहीं आए। पहले की सरकारों में अब तो पेपर लीक होता है तो एसआईटी की जांच हो जाती है, पेपर निरस्त हो जाता है। पहले की सरकारों में तो पेपर लीक हो जाते थे, अंदर ही अंदर सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी, कुछ पता ही नहीं चलता। आप पूर्ववर्ती सरकारों का हाल देख लीजिए, कोई वहाँ बताने। सरकार में पेपर लीक हो रहा था, इस सरकार में पेपर लीक हो रहा है। इस सरकार में पेपर इसी आयोग में उस समय तो हम लोग पेपर दे रहे थे। इसी आयोग की क्या दशा थी आप खुद देख लीजिए। 2012, 13, 11 में आप इस आयोग की दशा देख सकते थे। नहीं है 1 की 2 किलोमीटर पे जो है आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को नहीं हटाया गया, ना ही हर रिजल्ट में धांधली होती थी और कोई बदला नहीं जाता। आज तो कम से कम जिसमें अब आयोग के बोर्ड पे लिख दिया गया था, है ना? जी क्या बोल रहे भैया? जी भाई साहब का कहना था कि आयोग में धांधली होती है, स्टेप नहीं उठाया जाता था। 17 में प्रधानमंत्री जी आए थे, इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं कहता था कि हमें पता है यहाँ आयोग भ्रष्ट है। सुहासिनी वाजपेयी नाम की एक लड़की थी जिसकी कॉपी उन्होंने लहरा के कही थी कि ये कॉपी बदली गई है और हम आएंगे सत्ता में, हम कार्रवाई करेंगे। एडमिटेड है कि प्रधानमंत्री जी को पता थी। घबरा रहे हैं क्या, कुछ बोलते हैं? नहीं आराम से, क्योंकि आप मुझे पता चल जा रहा है कि आप हल्का सा घबरा रहे हैं। अच्छा ठीक, आराम से बोलिए। आपसे क्यों घबराएंगे? हमसे नहीं घबरा रहे। नहीं तो फिर घबराना नहीं है, हो जाता है कभी। तो उनको पता था, प्रधानमंत्री को पता है ये बात कि इस आयोग में धांधली हुई है। सुहासिनी वाजपेयी का उनके हाथ में कॉपी थी। क्या हुआ उस आयोग के मेंबर का, उस परीक्षा नियंत्रक का क्या हुआ? अंजू कटियार एक बार बेल पे आई, फिर आई, ज्वाइन की, यही लायबिलिटी है ना। तो कोई इस स्तर, मतलब प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद तो है नहीं, और इतने वो सच्चा में एक्शन ले सकते हैं किसी पे। आप ये कह रहे हैं उनके सामने एविडेंस भी था। आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस था, कॉपी लहरा दिया, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ, ये कह रहे हैं? हाँ, भ्रष्टाचार जो आयोग में है वो कागज के थ्रू है, वो जड़ सबका बढ़ा हुआ है। कितने साल से सीबीआई कर रही है जांच, अभी आई कुछ नहीं आई। आपका घर होता गिर गया होता। बताओ भैया, बता रहे हैं कि जांचे कुछ नहीं हुआ, इतना सब जांच दबा दी जा रही है। जांच तो जारी, जांच देखिए इतना करप्ट है प्रशासन। देखिए जो बात साहब, करप्ट है प्रशासन। मुकदमे आप कह रहे क्राइम कम हुआ है, अरे क्राइम दिखेगा तब तो हुआ है। क्राइम हो गया, प्रशासन ने वहीं पे अपने स्तर पे दबा दिया, ऊपर आए तब तो आदमी कहे कि हाँ क्राइम हो रहा है। अरे हो रहा है सब भैया, हो उतना ही रहा जितना हो रहा था, कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, घर गिराने से क्राइम नहीं आप रोक पाएंगे। परिवारजनों को परेशान क्राइम को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उस पे उत्तर प्रदेश सरकार ने एकदम लगाम लगा रखी है। आप देख लीजिए इलाहाबाद था पहले, या और कई अन्य जगह माफियाओं का हाल देख लीजिए। आज कोई, पहले ये बता दीजिए कि वो बता रहे हैं कि आयोग में धांधली हुई तो आयोग में जांच क्यों नहीं हुई? उसमें सीबीआई जांच जारी है।
और समय लगता है हर चीज़ में। इतना बड़ा घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है, एक दिन में आप निकाल लेंगे? इतना बड़ा घोटाला है वो, एक दिन में आप नहीं निकाल पाएंगे। या आप जिनसे पूछ रहे हैं ये अधिवक्ता है हमारे सम्मानित, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। समर्थक तो हो ही सकते हैं। ये है, देखिए सवाल ये हमारे मित्रों ने जो बातें कहीं सब अपने अपने हिसाब से बात की। अब सवाल जो आपने पहले किया कि 70 साल बनाम 10 साल, 10 साल की लड़ाई जो चल रही है देश में, बहस जो चल रही है। 77 साल देश को हुआ है अभी आज़ादी का, तो 70 बनाम 10 नहीं है पहली चीज। ठीक है, ये चलिए क्लियर कर ठीक, दिया आपने। 10 साल मोदी जी का हो गया है, 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी का उसी में था, 17 ये हो गया, कितना बचा? 60 बचा। अभी उसी में और छाटेंगे, जनता पार्टी की सरकार थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो और कम हो जाएगा। तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सरकारें जो पहले थीं, अगर कांग्रेस की सरकार को ही मान लेते हैं तो गलत किया तभी तो बदला जनता ने। तो जब बदल दिया उनको तो उनकी सजा मिल चुकी है, अब आपकी बारी है। आप क्या कर रहे हैं सवाल आपसे किया जाएगा, सवाल उनसे नहीं किया जाएगा। अब जो करके चले गए, तभी तो उनको हटाया। हम लोगों ने क्यों हटाया? क्योंकि सरकार पसंद नहीं आई। सरकार पसंद नहीं आई, आपने गड़बड़ियां की, आपकी योजनाएं ठीक नहीं थी, हमने बदल दिया। आपको हम लेके इसलिए आए कि जो गलतियां वो किए वो आप ना करें। अगर उन्हीं गलतियों को आप दोहरा रहे हैं तो आपको भी बदला जाएगा। प्रश्न ये है। तो क्या सरकार ने दोहराया उन्हीं गलतियों को? नहीं, क्या किया आप? आरक्षण के बहुत बड़ी विरोधी पार्टी थे, नंबर 1, जहां से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई। आपने कहाँ खत्म किया आरक्षण को? आप तो उसके पोषक बन गए। तो आपने कांग्रेस पार्टी में फर्क क्या रहा? आज आप भी तो वही काम कर रहे हैं। एक मुसलमान आप बता दीजिए देश में जो पाकिस्तान चला गया हो, किसको आपने भेज दिया? तो जाना क्यों चाहिए? नहीं, आप ही तो कहते थे कि नहीं रहना चाहिए यहाँ। आप कह रहे थे कि आप कह रहे हैं भाई, आप कहते थे ना कि नहीं रहना चाहिए, हमने तो कभी कहा नहीं। आप किसको भेजे? एक ठो नाम बताइए। भेज आप किसी को नहीं पाए। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। तो आप तो कांग्रेस पार्टी हो गए, और कांग्रेस पार्टी से हमको घृणा है, तो उस घृणा के पात्र आप भी हो गए। क्या बोल रहे हैं भैया? एक फर्क ये रहा जो मेरा एनालिसिस है कि 70 साल और जो बचे 7 साल या 17 साल जो भी था, गड़बड़ हो गया मेरा। इसमें ऐसा हुआ कि अभी तक देश में नेता पैदा होते थे, ऐसे नेता जो जनता से जुड़ते थे, जनता से इंटरेक्ट होते थे। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने नेता पैदा होने वाली हर फैक्ट्री बंद कर दिया। हर फैक्ट्री जो है नेता पैदा करने वाली बंद कर दी उन्होंने। चाहे छात्र संघ हो, चाहे बड़े जैसे इंदिरा जी के समय में जेपी साहब हुए, कांग्रेस के समय में ही अन्ना जी हुए, बड़े बड़े आंदोलन किए। आज के सांसद का खाली एक काम बचा है, हैंडपंप तो मान ली खत्म ही कर दिया। दूसरा काम ये बचा है कि 5 लोगों की आप दिन में टिकट कंफर्म करा सकते हैं रेलवे की। बाकी सांसद जी के पास में ना जनाधार है, मैजिक सिर्फ एक है, मोदी जी का मैजिक। उसके आगे कोई मैजिक नहीं चल सकता। यही बस बताएं क्या नाम है, अंतर है, बाकी कुछ नहीं। जनता तो हम मोदी जी से डायरेक्ट मिल नहीं सकते। बच्चे हमारे विधायक जी, सांसद जी, वो सांसद जी मोदी जी खुद नहीं मिल पा रहे हैं। कहाँ मिल पा रहे हैं? बोले भैया, जब मंच हमारे अधिवक्ता बंधु ने कहा कि सांसदों का काम सिर्फ ये रहेगा कि 5 टिकट। आप ही के लल्ला टॉप चैनल ने डाला था विनोद सोनकर कौशाम्बी सांसद की एक वीडियो की, चलो यहीं जलवा में प्लाटिंग हो रही है, चलो कब्जा करवा दी, गद्दियन का उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। कुछ मतलब ध्यान नहीं है मुझे, अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुछ हुआ था ऐसा? आप ही के लल्लन टॉप चैनल ने डाला था उनकी वीडियो, विनोद सोनकर सांसद कौशाम्बी की, कहे कि यहीं चलो झलवा में हो रहा है, उन्हें चलो दाई माई किया जाए, सब काम हो जाएगा, गाली दे के। प्लाटिंग कहाँ से जा रही है? गद्दियों को भी गाली दी उन्होंने, मुसलमानों को भी। देखिए मुद्दा ये है, चाहिए, देखिए भारत के युवा को चाहिए रोजगार। सांसद आप रहें, ये रहें, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर काम होगा तो वोट मिलेगा, और जनता की वो ताकत है। जनता चाहे ना एक रात में बदल दे सरकार, एक रात में उठा दे, इसी उंगली की पावर है। आता हूँ आपके पास, आपके पास आता हूँ, आप ही पास आ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ। 30 सेकंड दीजिए मुझे जी। रोजगार पे जो बात है, छोड़िए, अभी रोजगार की बात तो हो ही रही है बहुत देर से। भाई साहब तो चले गए, कहाँ थे? चले गए, संपन्न बात तो चले गए, संपन्न जी चले गए। रोजगार जो भैया वो ये कह के गए कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं। जो तुष्टीकरण के खिलाफ आप आए थे, आप अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती तो मंदिर बनवाती? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, लेकिन वकील साहब ने भी यही बताया था। उज्जैन का कॉरिडोर बनता, क्या काशी कॉरिडोर बनता? अगर तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी को करनी होती
तो आप बताइए, मंदिर काशी या जो है उज्जैन कॉरिडोर बना तो बनता क्या? तो किसी खास धर्म की तरफ इसको कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा दिया? कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवा दिया? आप बताइए, कांग्रेस ने क्यों नहीं कॉरिडोर बनवा दिया काशी को? क्यों नहीं राम मंदिर का फैसला करवा दिया? आप बताइए। और जहाँ तक कह रही रोजगार की बात, क्या बताएं, हम कांग्रेस वाले प्रवक्ता थोड़े हैं। जो रोजगार की बात है, रोजगार जो काम करने वाला है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार जो काम करने वाला है उसके पास काम है। वकील साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आशीष त्रिपाठी है। आशीष जी, बस सलोरी में जाके बोल दीजिए रोजगार नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। सलोरी छोटा बगड़ा में बोल दीजिए। का मतलब इतना बड़ा देश है, सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, जायज़ सी बात। ये सब मुद्दा आप जहाँ कवर करते हैं वो सारे लगभग ये मुद्दे आते हैं। क्योंकि आप उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के पास है, तो कुछ कंसर्न्स हमारे बार के भी हैं और वकीलों के हैं, तो वो हम चाहते हैं वो ज़्यादा एड्रेस है। क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बात है, ये तो आप लगभग ये तो कवर किए ही हैं। तो हम लोग के भी कुछ कंसर्न्स हैं सरकार से, और सरकार से हमारी भी कुछ उम्मीदें हैं, उसको एड्रेस किया जाए। हमारे बाहर के हैं जो ई फाइलिंग की बात है वो बताएंगे आपको, उनसे प्लीज़। तो भैया ने बताया, बताइए ना। नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम सर्वेश्वर लाल श्रीवास्तव है। मैं वर्तमान में कार्यकारिणी सदस्य जीता हुआ हूँ। और हम लोग ई फाइलिंग का हम लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम में रहकर कोई भी चीज़ का विरोध करना चाहिए। तो हम लोग जो पूरा कार्यकारिणी में ये हुआ कि हम लोग अपने लोगों से सलाह लें, ठीक ना, सीनियरों से। तो हम लोग के सीनियर का भी 2 बार मीटिंग हुआ, तो हुआ कि ऐसा कि जो है माने हम लोग डेट फिक्स हुआ कि इस तारीख को हम लोग आपस में मीटिंग करके और सीजे साहब से मिला जाएगा। तो संजोग कहिए इत्तेफाकन कि उसमें हमारे जो वर्तमान में हम लोग अध्यक्ष जी हैं, उनका तबीयत खराब हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, तो पीजीआई में है। तो इसमें जो है फिलहाल इस पर कुछ वर्तमान में कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है, और ना मीटिंग हुई है अभी। और आम जितने भी अधिवक्ता हैं, आम अधिवक्ता सब जो है ई फाइलिंग का विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि ई फाइलिंग से जो हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने, कलकत्ता, मद्रास और आपका ये मुंबई। और ठीक 4 साल बाद 1866 में हमारे उच्च न्यायालय इलाहाबाद का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ। तो अगर ई फाइलिंग हो रहा है तो सब लोग अपने घर में बैठ करेंगे, और घर बैठ करेंगे तो समझिए हम, मेरे नज़र में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नज़र में उच्च न्यायालय म्यूजियम जैसा हो जाएगा। और इसका जो गरिमा है सबके देश में विदेश में, वो गरिमा एकदम खत्म हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे सर्वप्रथम कि ई फाइलिंग ना हो। जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, आम अधिवक्ता, मेरा नहीं, मेरा आम अधिवक्ताओं का विचार है कि ई फाइलिंग का विरोध होना चाहिए, ई फाइलिंग ना हो। और उसके बाद जैसे पक्ष विपक्ष दोनों सोचना चाहिए हर व्यक्ति को। जैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोग लेख भी लिखे हैं परीक्षा उरीक्षा में, तो ये तो मेरा पक्ष है। विपक्ष में ये है कि अगर हमारे हाई कोर्ट को इस तरह मतलब खंड खंड किया जा रहा है ई फाइलिंग के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्यों एक जगह रहे, उसको भी छूता क्यों रहे इससे, ये बोल रहे हैं। यस, सुप्रीम कोर्ट क्यों छूता रहे? न्याय का यदि उद्देश्य है, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि न्याय का उद्देश्य है कि सरल न्याय, तत्कालिक न्याय, सुलभ न्याय, बिल्कुल हम लोग भी मानते हैं। तो सुलभ न्याय, तत्कालिक न्याय में हम भी लोग यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी फाइलिंग हम लोग के यहाँ से हो, हाई कोर्ट से हो, या जिस माध्यम से हाई कोर्ट का फाइलिंग हो रहा है उस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब होना है तो ये दोनों जगह हो, केवल हाई कोर्ट में ना हो, या नहीं तो दोनों जगह से हटाइए। पहले तो हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका, लेकिन विरोध भी न्याय से, न्यायपालिका और से ऊपर माने संविधान है, ठीक ना, और उससे ऊपर है। देखिए, हम संविधान में प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा है वी द पीपल फॉर इंडिया, और हम भारत के लोग, पूरा संविधान हम भारत के लोग के लिए हैं, ठीक ना। तो हम भारत के लोग से बड़ा कुछ नहीं है। और जो है भारत कि जिस जनता के जनमानस में जो लाभ होना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। और ये जो ई फाइलिंग पर पुनः मैं यही कह रहा हूँ कि ई फाइलिंग सबका विरोध है, स्वतः हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और यदि मान लीजिए कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यदि मंशा हो ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी करे ई फाइलिंग के स्तर पर लाए। लोग बाबूजी बेरोजगार हो जाएंगे, मुंशी वगैरह, इसके लिए बताओ सरकार क्या करेगी? मुंशी लोग सर हम बुलंदशहर के रहने वाले ही, हम जो गुंडों से परेशान होकर न्यायालय के श्रवण बाद मुंशीगिरी कर रहे हैं। यहाँ पर हमें गनर मिला हुआ है। अब बाबूजी लोगों की सेवा कर कर हम कुछ खा कमा रहे हैं यहाँ पर।
तो अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, हमें तो आत्महत्या करनी पड़ जाएगी अपनी। अब इन्हीं लोगों के सारे हम खा मारे, ई फाइलिंग हो जाएगी तो ना मुंशियों की क्या जरूरत पड़ेगी, या बूथ कमिश्नरों की क्या जरूरत है, या बाइंडिंग वालों की क्या। तो इसके लिए तो कुछ रोजगार होना चाहिए सर। लोगों की रोजी रोटी चलती है। एक अधिवक्ता के सारे लगभग एक ही परिवार के 10 लोग कमाते खाते हैं। जैसे आपको बताऊं, यहाँ जब भी फाइलिंग हो जाएगी तो लोग आएंगे नहीं। जो ठेले वाले हैं एक यहाँ जाएंगे, एक अगर वादी आता है यहाँ पर तो उससे 10 लोग प्रभावित होते हैं। 10 लोग की रोजी रोटी चलती है। सब जो ठेले वाले हैं इनकी रोजी रोटी चलती है, हमारे जो मुंशी हैं इनकी रोजी रोटी चलती है। जो 14 साल के बच्चे हो गए, अब हमें कौन रखेगा नौकरी पर। अब हम यहीं पर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। या तो सरकार हमें जो है, आज हम अपना जिला छोड़कर यहाँ पर हैं, या तो इतनी पर्याप्त सुरक्षा देती, जिन गुंडों से हमारा विवाद तो उन पर कार्रवाई कर दी। जीरो हमें किन गुंडों से विवाद आपका? सलीम शेख है सर हमारे बुलंदशहर का हिस्ट्री सीटर, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। हमने यहाँ पे ट्रांसफर एप्लीकेशन डाली, हमें गनर मिला, हमें हाई कोर्ट से 3 रिलीफ मिली, बाकी हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। अब हम यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, फाइलिंग हो जाएगी, ना धोबी घर करेगा ना घाट करेगा, और क्या करेंगे, ना अपने घर जा सकें। अब कमी जो है ई फाइलिंग का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, सारे जूनियर अधिवक्ता कोर्ट में आके और ज्ञान अर्जित करते हैं, कैसे तमाम साइटेशन नोट करते हैं, कब कौन वकील कैसे बहस करता है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। और मैंने भी सीखा है कोर्ट में खड़ा होकर वेट करके। ये सब चीज़ें ई फाइलिंग से गायब हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या हम जैसे अधिवक्ताओं के लिए है, जो अभी शुरू में आ रहे हैं और सीखने के एक कैटेगरी में खड़े हैं, सीखने के दौर में खड़े हैं। जब ई फाइलिंग हो जाएगी तो वो तो डेस्क पे खड़ा होना, जो सिस्टम है, जो सीखने का तरीका, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो नए अधिवक्ता करेंगे तो क्या करेंगे, इससे सबसे बड़ी समस्या ये हम लोग के सामने आ रही है। धन्यवाद। कितनी ई फाइलिंग्स आई हैं अभी तक, कुछ पता है पोर्टल में कितनी? 6-7 हज़ार के नियर अबाउट, लगभग 6 से 7 हज़ार के आसपास दिन में आ गई है। अभी जब से आदेश हुआ है, 1 महीने भर। दूसरी चीज़ ये है कि जो जैसे ई फाइलिंग का सबसे बड़ा जो हमारे लिए जो यंग टीम आ रही है, जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं, उनके लिए है कि हम जब कोर्ट को विजिट नहीं करेंगे और कोर्ट में डेनेमोर को नहीं स्टडी करेंगे तो हम सीखेंगे क्या। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर ई फाइलिंग से और ई बहस से ही चीज़ें तब सब सिमट जाएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी विरोध हो, उसका विरोध हो, ये तो एक कोई आइडिया का समय आ गया तो उसको तो होना ही है। लेकिन वो इस तरह से एक बार से थोप नहीं देना चाहिए कि बहुत की चीज़ें छूट जाएं पीछे। तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, जिनको पहले जो एस्पायर होके आते हैं और जिनके पीछे कोई लिगेसी नहीं है, वो जो आते हैं सीखते हैं दूसरों से और अपने सीनियर से, वो चीज़ें बहुत ही छूट जाएंगी। और ये बड़ा एक सवाल हम लोग के लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये जुडिक्शन की भी बात है कि बात बीच में एक लेटर आ जाते हैं, कुछ बातें सियासी हल्कों से आ जाती हैं कि इसकी जुडिक्शन को कर्व कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट का एक बार जो एक बेंच बन चुकी है लखनऊ में, एक ये है। अब ये अगर ये नहीं हो सकता है कि रोज़ रोज़ एक बेंच बनाई जाए, एक पश्चिम के लिए, एक पूरब के लिए, एक इसके ये ऐसा ये सर्किट बेंच का प्रावधान ही नहीं है संविधान में। आप लखनऊ बेंच बनाई गई ना, लखनऊ बेंच आज़ादी से पहले की है और वो सर्किट बेंच नहीं है, वो एक खंडपीठ है। अब सर्किट बेंच बनाने का आपका बताएं क्या नाम है, कोई संविधान में या तो आप संशोधन कर दीजिए तो अलग चीज़ है, वरना आप बताइए कि मेरठ के किसी व्यक्ति को अगर हाई कोर्ट में मैटर है तो यहाँ तक आए, ये सही होगा? आखिर यहाँ का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जाता है कि नहीं जाता है? मद्रास का आदमी सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, वो छोड़िए, मद्रास का चुना हुआ MP संसद में जाता है कि नहीं दिल्ली? तो संसद के खंडपीठ खोल दिया जाए साउथ में, क्या तर्क है ये? देश एक है ना, देश तो एक है ना। तो आप कैसे ये तो तर्क ही निराधार है कि मद्रास का आदमी आएगा या इसका आदमी आएगा। भाई एक जब हम फेडरलिज्म में जब शपथ लेते हैं यूनियन की, और यूनियन ऑफ स्टेट है ये, तो एक चीज़ तो होनी ही है यहाँ पे। आपको थोड़ा हर बांट दिया जाएगा। तो अगर रेलवे का जोन तो है नहीं, ये कोर्ट है कि जोन की तरह हम 16-17 भागों में बांट करके पूरे देश को कहें भाई ऐसे चलाइए आप। कई ऑफिस है, हायर का ऑफिस यहाँ पे है, तो क्या करेंगे? मद्रास के कोई कंसर्न, अगर मान लीजिए पश्चिम का कंसर्न है किसी व्यक्ति का, तो हायर एक वहाँ ऑफिस खोल लिया जाए, एक ऑफिस फिर से बुलंदशहर में खोल लिया जाए, एक बलिया में खोल लिया जाए, एक गाजीपुर में खोल लिया जाए, एक गाजियाबाद में खोल लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हमेशा अपने लिए सुलभ नीति बनाते हैं। जो अब मुख्य सचिव साहब जो बैठते हैं, सब ज़्यादा जरूरत उनकी है प्रदेश में, हर जगह उनकी ऑफिस होनी चाहिए। लोग सुलभ पा जाएंगे, थाने पर जाइए, थाने पर न्याय नहीं मिलता, SP इलाहाबाद बैठा रहता है, SP कभी ऑफिस निकलता नहीं। जरूरत लोगों की सबसे ज़्यादा प्रथम दृष्टया यहाँ होती है। हम थाने पर गए, मुझे न्याय नहीं मिला, हम सीधे SP ऑफिस है, SP ऑफिस गायब हैं। DM क्या है, DM गायब हैं।
तो यहाँ पर लोग बात नहीं करते हैं कि भाई इन ग्रामीण क्षेत्र में इनकी भी लगाए कि भाई एक दिन इस सेल के में बैठे, एक दिन इस सेल के में बैठेंगे। ये नहीं बैठेंगे, केवल न्यायालय पर टिप्पणी करेंगे। हमें तो भाई अगर न्यायालय लोग आते क्यों हैं? जब भाई वहाँ से हारते हैं पर मतलब ज़मीनी स्तर से, न्यायालय तब आते हैं। लेखपाल से रिपोर्ट नहीं करता, हम कहाँ जाते हैं? तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार नहीं करता, हम वहाँ जाते हैं। ये कभी ग्राउंड लेवल अधिकारी जाते ही नहीं हैं, हम टिप्पणी करते हैं न्यायालय पर। I would like to raise only one point, which is called excessive delays. अरे वकील साहब कोर्ट रूम में नहीं खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं। हाँ। जो एक कॉन्सेप्ट है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये सब बड़ा मुद्दा है। जो भी आदमी आ रहा है अपनी समस्याओं को लेकर और वो अपने आप को चाहता है कि हमारा जो भी केस है वो जल्दी जल्दी फाइल हो जाए, ये कोर्ट चलते हुए इतना समय लगता है, इतना समय लग रहा है और जिसको जस्टिस मिल ही नहीं पा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, अगर ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा समय के बाद इंसान का काम ही नहीं हो पा रहा है, उसको बहुत जस्टिस मिल रहा है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है? मतलब सीजीआई साहब अगर ये वीडियो देखेंगे आपके, बिल्कुल इसका कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप चाह रहे हैं सीजीआई की वीडियो देखें? बिल्कुल देखिए, दिखाइए। हम कहाँ से दिखाएं? राष्ट्रीय मीडिया है, देखेंगे, जरूर देखेंगे। प्रतिशत हम लोग चाहेंगे, लेकिन कि हम ये चाहेंगे कि वो ये वीडियो देखें चाहे ना देखें, लेकिन भारत के तो जो अंत्योदय समाज की स्थिति है उसको वो एक बात समझ लें। लल्लन टॉप को भरोसा है, इसीलिए हम लोग सब लोग गिदर हुए यहाँ पे। लल्लन टॉप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, एकदम सही और अच्छा वीडियो दिखाता है। अब सौरभ जी को हम लोग सब फॉलो करते हैं। लल्लन टॉप अरे थैंक यू, हम भी फॉलो करते हैं, सब लोग फॉलो। अभिनव पांडे जी हैं। अरे सर ठीक है, हम लोग में ठीक है सर, ठीक है। ये आप लोग किस लिए बातचीत थी? मेरे लिए बातचीत कहीं और कर लेंगे, ठीक है? कैमरा बंद होने के बाद कर लीजिएगा आराम से। चलिए, आप लल्लन टॉप देख रहे थे, वकीलों की थी बात, और भी बातें करेंगे और जगहों से। बहुत बहुत शुक्रिया।